नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार हिस्ट्री के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आपके पास हिस्ट्री का बुक है, क्लास 8 का हिस्ट्री का बुक, तो उसे लेकर के बैठें ताकि आपको वीडियो से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो फ्रॉम ट्रेड से टेरिटरी का मतलब क्या है कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना पावर यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश किया। वो आई तो थी ट्रेड करने, लेकिन कैसे यहाँ का जो टेरिटरी था, जो स्टेट था, उस पर अपना कब्जा कर लिया, कब्जा जमा लिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो औरंगजेब जो था वो सबसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। उसके बाद जो रूलर आए वो उतने पावरफुल नहीं थे और उसने कंट्रोल कर लिया था, मतलब इंडिया का लगभग हर एक राज्य पे औरंगजेब का कब्जा था। और उसका जब मृत्यु हो गया 1707 में, तो मुगल गवर्नर जो सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने अपना अपना अथॉरिटी, अपना अपना जो हिस्सा था वो लेना शुरू कर दिया और रीजनल किंगडम बन गए, यानी क्षेत्रीय राज्य बनने शुरू हो गए छोटे छोटे। और पावरफुल रीजनल किंगडम जो थे वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उभर करके सामने आए। दिल्ली जो था अब वो इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा था। पहले औरंगजेब के समय होता क्या था कि दिल्ली से ही पूरे देश पर शासन होता था। और 18वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ आते आते जो नए पावर जो थे वो इमर्ज होकर के आए पॉलिटिकल ओरिजिन में। मतलब कि कौन? तो ब्रिटिश, यानी कि सेकेंड हाफ में, 18वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ब्रिटिश आए हमारे सामने। मतलब वो अब पॉलिटिकल ओरिजिन के शासक बन गए थे। और क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे वो ओरिजिनली आए यहाँ थे क्यों? तो छोटे ट्रेडिंग कंपनी बन करके, यानी कि व्यापार करने वाला छोटा सा कंपनी आया था। लेकिन किस तरीके से उसने पूरे टेरिटरी पे, यानी पूरा जो भारत देश है उस पर कब्जा कर लिया और कैसे इतना बड़ा एम्पायर पे उसने मास्टरी हासिल कर ली, कि कैसे पूरे भारत पर उसने कब्जा हासिल कर लिया। तो इस चैप्टर में हमें यही जानना है कि कैसे उसने पूरे भारत पे कब्जा हासिल किया और क्या क्या उसे पॉलिसीज अपनाई, कैसे लोगों ने उनका विरोध किया, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने विरोध किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरब में आती है। कैसे आती है? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि वहाँ के जो इंग्लैंड की शासिका थी उस समय, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने उनको अधिकार दिया कि आप जा कर के पूर्व में ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसका मतलब था कि अब कोई भी दूसरा जो व्यापार करने वाला ग्रुप था इंग्लैंड से, वो यहाँ पर आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीटर नहीं बनता, मतलब उनसे कंपटीशन नहीं करता, यानी दूसरा आता ही नहीं। और इस चार्टर के हिसाब से कंपनी का क्या मिल गया था कि अब आप जा सकते हैं ओशियंस के थ्रू, यानी समुद्र के थ्रू अब जाने का आपको अधिकार मिल गया है। और आप नए नए जो लैंड्स हैं उसको खोज कर सकते हैं, वहाँ से सस्ते दामों पर सामान खरीद सकते हैं और यहाँ ला करके आप यूरोप में हायर प्राइसेस पे बेच सकते हैं। तो कंपनी जो था अब उसको डर ही नहीं था कि कोई भी उनके कंपटीशन में होगा, मतलब कोई भी इंग्लिश कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी तो यहाँ आएगी नहीं। तो मर्सेंटाइल जो ट्रेडिंग कंपनी थी उन दिनों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी शुरुआत में, क्योंकि उनको कोई कंपटीशन नहीं था। वो सस्ते सामान यहाँ इंडिया से खरीदती थी और ले जा करके महंगा, मतलब अपना मनमाना कीमत लेती थी इंग्लैंड में। तो रॉयल चार्टर के हिसाब से ऐसा नहीं कहा गया था कि कोई दूसरे यूरोपियन कंट्री जो हैं वो ईस्टर्न मार्केट्स में नहीं आएंगे। तो उसी समय हुआ क्या कि पहला इंग्लिश शिप जो था वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में आया, जो कि जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। और उसके बाद वो क्रॉस करके इंडियन ओशियन से आते हुए यहाँ आ गया। लेकिन पुर्तगीज जो थे वो पहले ही वेस्टर्न कोस्ट पे आ चुके थे, इंडिया का जो पश्चिमी कोस्ट है वहाँ पे आ चुके थे और उन्होंने अपना बेस कहाँ बना लिया था? तो गोवा में। जबकि वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगीज एक्सप्लोरर, यानी पुर्तगीज खोजकर्ता, वो इस सुई रूट का, मतलब इंडिया के आने वाले जो समुद्री रास्ता था उसका खोज 1498 में ही उन्होंने कर लिया था। और शुरुआत के 17वीं सेंचुरी में डच भी खोज करते करते कि किस तरीके से इंडियन ओशियन में व्यापार का कोई संभावना है कि नहीं, वो यहाँ पहुँच गए। और जल्द ही फ्रेंच के जो ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ पे इंडिया में आ गए। तो प्रॉब्लम अब होने लगा सभी कंपनी को कि अब वो क्या करते थे कि सब एक ही चीज़ को खरीदते थे, सबका इंटरेस्ट एक ही चीज़ को खरीदने में था। वो फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन और सिल्क जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था, उसके लिए यूरोपियन जो मार्केट था वो बहुत बड़ा मार्केट था। और क्या खरीदते थे? तो काली मिर्च खरीदते थे, इलायची खरीदते थे, उसके बाद लौंग खरीदते थे, दालचीनी खरीदते थे। उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था इंग्लैंड में। अब कंपटीशन उन यूरोपियन कंपनीज के बीच में होने लगी, जिसके कारण जो भी सामान था उसका दाम यहाँ बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि ज़्यादा खरीदार मिल रहे थे तो अपना
दाम बढ़ाना शुरू कर दिए यहाँ के जो लोकल लोग थे, जिसके कारण उनका जो प्रॉफिट था वो घटना शुरू हो गया। और केवल एक ही तरीका था ट्रेडिंग कंपनी का कि वो अपने जो कंपटीटर हैं उनको हटा दें यहाँ से, तभी वो अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। और सिक्योर मार्केट्स के लिए उन्होंने बहुत सारा युद्ध भी लड़ा, मतलब खुद से जो ट्रेडिंग कंपनी थी खुद में लड़ती थी। और 17 और 18 सेंचुरी आते आते उन्होंने करना क्या शुरू कर दिया कि एक दूसरे का जहाज डुबा देते थे, मतलब आते रहता था समुद्र में डुबा दिया किसी तरीके से, उनका जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिए, उनका जो शिप आ रहा है या फिर सामान लेकर के जा रहा है उसको डुबो दिए। तो इस तरीके का कार्य करना वो लोग शुरू कर दिए थे। अब ट्रेड जो था वो हथियारों के बल पे होने लगा था, और ट्रेडिंग पोस्ट जो था वहाँ पे किलाबंदी हो गई थी, बहुत सारे जो सैनिक थे उसका रक्षा करते थे। और ऐसा प्रयास होने लगा कि 45 जो सेटलमेंट्स था, यानी कि किलाबंदी जो सेटलमेंट था, उसके कारण ही अब जो ट्रेड है उनका व्यापार है वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा, उनको फायदा हो पाएगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोकल रूलर्स के साथ भी अब युद्ध होना शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास क्या थी, अब सेना हो गई थी जो कि उनके सामानों की रक्षा करती थी। और कंपनी अब ऐसा प्राप्त उसको हुआ कि अब डिफ़िकल्ट हो रहा है ट्रेड को पॉलिटिक्स से अब क्या करना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या क्या होता है सो देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेड करना शुरू कर दी थी, कहाँ सबसे पहले, तो बंगाल में। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 में स्थापित किया गया। हुगली नदी जो गंगा का ही एक पार्ट है, कलकत्ता में जाकर के उसका हुगली नाम है। और इसका बेस जो था कंपनी ट्रेडर्स का, उसको कि फैक्टर्स के नाम से जाना जाता था। और फैक्ट्री का वेयर हाउस मतलब कि जहाँ पे जो गोदाम था वो कहाँ, वहाँ पे सारे सामान इकट्ठे किए जाते थे, स्टोर किए जाते थे, और वहीं पे जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर थे वो बैठते थे। जैसे जैसे ट्रेड फैलने लगा, कंपनी ने क्या किया कि जो लोकल मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको बोला कि आप मेरे फैक्ट्री के आकर के नज़दीक ही बस जाइए और जो भी सामान लाइएगा हमें बेचिएगा। और 1696 तक क्या किया कि उन्होंने किला बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारे किला बनाना शुरू कर दिया, और वहीं पर वो रहने लगे। तो 2 साल बाद हुआ क्या कि जो भी घूसखोर मुगल ऑफिशियल्स थे, मतलब घूस लेने वाले जो मुगल के शासन में जो भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया कि कंपनी को जमींदारी का अधिकार दे दिया 3 गांवों का। उनमें से कौन कौन से गांव थे, तो कालीकट था जो कि बढ़ करके मतलब ग्रू हुआ और वो कलकत्ता बना, और फिर लेटर बाद में उसी गांव का नाम कोलकाता हो गया, अभी हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। और मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे, उन्होंने एक फरमान इशू किया कि कंपनी को ड्यूटी फ्री, मतलब उनको कोई भी कर्ज नहीं, मतलब जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ पे आराम से वो क्या कर सकते हैं कि अपना व्यापार कर सकते हैं। अब कंपनी हमेशा चाह रही थी कि उनको कंसेशन मिले, हर एक क्षेत्र में कंसेशन मिले, तो औरंगजेब के फरमान से उनको कंसेशन मिल रहा था। जैसे हुआ क्या कि कंपनी का जो ट्रेड ड्यूटी फ्री राइट मिल गया, लेकिन जो ऑफिशियल्स जो थे कंपनी के, जो साइड से प्राइवेट अपना व्यापार करते थे, उनको मतलब टैक्स देना पड़ता था, ड्यूटी जो टैक्स था वो। तो उन्होंने भी क्या किया, जो ऑफिशियल थे वो भी किए कि नहीं, मैं पे नहीं करूँगा इसको, वो पे करने से रिफ्यूज़ कर दिए, जिसके कारण बंगाल को जो रेवेन्यू मिलता था, जो टैक्स मिलता था, उसमें बहुत ज़्यादा हानि होना शुरू हो गया। तो किस तरीके से जो नवाब थे बंगाल के मुर्शीद कुली खान, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। तो किस तरीके से ट्रेड से रिलेटेड बैटल्स होने शुरू हो गए, युद्ध होने शुरू हो गए। तो अर्ली 80 सेंचुरी में, शुरुआती 80 सेंचुरी में कन्फ्लिक्ट हुआ कंपनी और नवाब के बीच में, मतलब बंगाल के जो नवाब थे और जो कंपनी थी उसके बीच में। और औरंगजेब के डेथ के बाद जो नवाब थे उनका जो पावर था वो बढ़ते गया, मतलब कि रीजनल पावर्स में उस समय। और मुर्शीद कुली खान जो थे वो बने, उसके बाद अलवर्दी खान बने, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। और ये सब जो थे, ये सब स्ट्रॉन्ग रूलर ही थे, स्ट्रॉन्ग शासक थे। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि कंपनी को कंसेशन हम नहीं देंगे, और कंपनी को अपने व्यापार अगर करना है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैक्स देना होगा। लेकिन कंपनी ने, और उन्होंने क्या किया था कि कंपनी यहाँ पे क्या कर रही थी कि सिक्का बहुत ज़्यादा मतलब कमा रही थी, यहीं पे सिक्का बनाना शुरू कर दी थी, उसको भी रोक दिया। और वो जो किला बना रही थी उसको भी सिराजुद्दौला ने रोक दिया। अब जिसके कारण कंपनी ने क्या किया कि वो बोली कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या करें कि व्यापार करें, तो हम इतना जो टैक्स है वो नहीं देंगे। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टैक्स पे करने से, और डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिखा, और उन्होंने ऐसा कोशिश किया कि यहाँ के जो नवाब हैं और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनका निंदा किया जाए, उनका निंदा किया जाए, उनको नीचा दिखाया जाए।
तो ऐसा उन्होंने कोशिश किया। कंपनी और उसका पार्ट जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो है वो सही नहीं है। लोकल ऑफिशियल जो थे वो क्या किए कि कंपनी के जो ट्रेड थे उसको बर्बाद करना शुरू कर दिए। जो ट्रेड जो थी उनके ड्यूटीज पे हटा दिया गया, मतलब जो भी कार्य करते थे उनको हटा दिया गया। और वो जो कन्विंस्ड कर रहे थे कि किसी तरीके से हम अपना ट्रेड को फैलाएंगे, अपने सेटलमेंट्स को इनलार्ज करेंगे और नए गाँव को खरीदेंगे और नए नए किले बनाएंगे। तो इसके कारण हुआ क्या कि पलासी का युद्ध हुआ कंपनी और नवाब के बीच में, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था, वो एक दूसरे की बातें नहीं मान रहे थे। तो बैटल ऑफ पलासी हुआ जब अली वर्दी खान जब 1756 में मर गए, उनका देहांत हो गया, तब सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। कंपनी जो थी वो चिंतित थी अपने पावर को लेकर के, क्योंकि उनका जो पपेट रूलर था, जो कठपुतली वाला उनके इशारों पर चलता था, वो अब उनका काम नहीं कर रहा था, उनको कंसेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी जो कंपनी थी। तो बिना सक्सेस के वो सोच रही थी कि अब सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा दिया जाए और उसके जगह पे अपना कोई शासक बैठाया जाए उसके जगह पे, जो कि उनके लिए पपेट रूलर जैसा काम करे। तो जब सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि आप जो हैं इस तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स जो है, मतलब जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उसमें भाग लेना शुरू कर दीजिए, छोड़ दीजिए, किला बनाना बंद कर दीजिए और हमें जो भी टैक्स है वो दीजिए। तो जब ये नेगोशिएशन फेल्ड हो गया, मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी उसने नहीं माना ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बातों को, तब नवाब ने अपने 3000 सिपाहियों के साथ इंग्लिश का जो किला था अंग्रेज़ों का कसीमाबाद में, उसको कैप्चर कर लिया। बहुत सारे ऑफिशियल्स को भी कैप्चर कर लिया और उनके जो भी गोदाम थे उनको लॉक कर दिया गया। उनके जो इंग्लिशमैन थे उनसे हथियार छीन लिया गया और इंग्लिश का जो शिप था उसको भी ब्लॉकेडेड कर दिया, उनको भी रोक दिया गया। और वो फिर मार्च किए किधर, तो कलकत्ता की ओर, और उन्होंने वहाँ भी कंपनी का जो भी किला था उस पर अपना कब्जा हासिल कर लिया। किसने, तो सिराजुद्दौला के सिपाहियों ने। और ऐसा सुन करके कि कलकत्ता में इस तरीके का हुआ है, कंपनी का जो ऑफिशियल्स था मद्रास से भेजा गया, रॉबर्ट क्लाइव जो कि कमांडर ऑफिसर था, वो अपने नेवल आर्मी के साथ वहाँ पे पहुँचा और नवाब के साथ उसने युद्ध लड़ी। और फाइनली क्या हुआ कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव का जो लीड कर रही थी जो कंपनी, वो सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू की पलासी में। और जो मेन इसका रीजन क्या था इस युद्ध का, तो इस युद्ध का मेन रीजन था नवाब का जो डिफीट हुआ, तो उसके एक फोर्स में ही एक इंसान था मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था। उसने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि क्लाइव ने उसको क्या किया था कि उसको प्रॉमिस कर दिया था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सिराजुद्दौला के बाद मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। तो बैटल ऑफ पलासी इसलिए भी फेमस है क्योंकि पहली बार क्या हुआ कि कंपनी ने इंडिया में जीत हासिल की थी। तो ये पहले जो युद्ध था वो समाप्त हो गया। अब जब पलासी का डिफीट हुआ तो सिराजुद्दौला के जगह पे मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और कंपनी का जो इच्छा था वो अभी भी नहीं था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हासिल करे, मतलब यहाँ के सत्ता में काबिज हो, मतलब शामिल हो। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव अभी भी था कि अपने व्यापार को किसी तरीके से फैलाया जाए। और ये तभी होता जब लोकल रूलर उनकी मदद करते, उनकी जो इच्छाएं थी उनके हिसाब से वो चलते। और टेरिटरी जो था वो अगर लोकल रूलर उनकी मदद करते रहते तो टेरिटरी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो जल्द ही कंपनी ने ऐसा डिस्कवर किया कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। जो पपेट नवाब थे, उनके कठपुतली वाले नवाब, वो हमेशा उनकी मदद नहीं कर रहे हैं जैसा कि कंपनी चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने अब यहाँ अपना जो पॉलिटिक्स था उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो कंपनी ने क्या किया, तो जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उनको हटा करके मीर जाफर को और उसके जगह पे मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम नवाब बनाए गए तो कंप्लेन हुआ और क्या हुआ कि बैटल हुआ बक्सर का 1764 में, जिसके बाद मीर जाफर फिर से सत्ता पर हासिल हो गए और मतलब काबिज हो गए, सत्ता फिर से उनको मिल गया, गद्दी पे बैठ गए। और नवाब को अब क्या करना था कि 5 लाख प्रत्येक महीना पे करना था कंपनी को। और कंपनी और चाहती थी किस लिए, क्योंकि वो क्या चाहती थी कि युद्ध में अब वो फाइनेंस करे और
उनका जो व्यापार में जो डिमांड है और जो दूसरे खर्च है वो इसी पैसे से निकल जाए। तो इस कारण से वो चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरीज है वहाँ पे अपना कब्जा हासिल किया जाए और वहाँ से अधिक टैक्स लिया जाए। तो इस समय मीर जाफर जब जो थे वो 1765 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो कंपनी का मूड जो था वो चेंज हो गया। वो क्या कर रहे थे कि अब पपेट नवाब से उनका जो कार्य था वो अब नहीं हो पा रहा था, फेल हो जा रहा था। तो क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम लोग खुद ही नवाब बनेंगे। और फाइनली 1765 में मुगल एम्पायर ने कंपनी को मतलब बंगाल का जो राज्य था वहाँ का दीवान बना दिया। और दीवानी जो था वो अलाउड किया गया कंपनी को कि अब उसके कारण होने क्या शुरू हो गए कि बंगाल में जितने भी स्रोत से उससे बहुत ज़्यादा वो टैक्स लेना शुरू कर दिए। तो उनका जो मेजर प्रॉब्लम था कंपनी का जो पहले वो लोग फेस करते थे, तो शुरुआती 18वीं शताब्दी में कंपनी को क्या करना था कि इंडिया में एक्सपेंडेड हो गए। उसके बाद वो बहुत सारा जो सामान था इंडिया में वो खरीदते थे किससे, तो सोने या चांदी लाते थे ब्रिटेन से और उसी से खरीदते थे। तो ऐसा हुआ क्या कि अब ब्रिटेन से जो गुड्स था वो क्या होता था कि सेल करते थे, मतलब यहाँ से वो सामान खरीदते थे तो उसके बदले तो कुछ देना पड़ता, तो वो सोने और चांदी देते थे और उसी के बदले यहाँ से सामान ले जाते थे। अब जो ब्रिटेन से आना शुरू मतलब जो सोना आता था वो धीरे धीरे कम हो गया बैटल ऑफ प्लासी के बाद, क्योंकि कुछ पैसा यहाँ से अब उसको मिलना शुरू हो गया था। और जब उसने दीवानी हासिल कर ली तब पूरा का पूरा वहाँ से अब सोना चांदी कुछ नहीं लाता था, जितना भी टैक्स तहसीलता था इंडिया से उसी से उसका खर्च कंपनी का निकल जाता था। उसी से वो कॉटन और सिल्क का कपड़ा भी खरीद करके और भेजता था वहाँ पे। कंपनी का जो भी ट्रूप्स था उसको भी मैनेज कर लेता था, मेंटेन। और कंपनी किला भी बनाना शुरू कर दिया था, बहुत सारे ऑफिसेज भी इन्हीं पैसों से। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नबूब्स कब बने, ये नबोब्स क्या है, तो अब नवाब का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि उसका मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब दैट कंपनी जो थी वो अब अधिक से अधिक पावर और अथॉरिटी अपने अंदर मतलब अपने हाथों में लेना शुरू कर दी, जिसका मतलब कुछ और था। कंपनी के जो नौकर थे वो सब लोग अब अपने आप को चाह रहे थे कि हम लोग क्या हो गए कि नवाब ही हो गए। सब लोग अपने आप को जहाँ भी जाते थे वो नवाब ही समझते थे। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक्चुअल जो नवाब था बंगाल का उसको वहाँ से छोड़ करके जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ा उसको, लैंड देना पड़ा और कुछ बहुत सारे पैसे भी देने पड़े पर्सनल गिफ्ट के तौर पे। किसको, तो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो अब भारत में बहुत ज़्यादा उनको पैसा मिलना शुरू हो गया, मतलब खुद वो क्या करना शुरू कर दिए कि कमाना शुरू कर दिए खुद से अलग से। तो वो क्या हुए कि मद्रास में आए थे इंग्लैंड से 1743 में, जब उनका एज 18 ईयर्स था। और जब 1767 में भारत से जब वो जा रहे थे तो उनके पास 4,01,102 पाउंड था। अब रोचक ये बात होती है कि जब उन्हें बंगाल के गवर्नर के तौर पे 1764 में नियुक्त किया जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से करप्शन हटा देंगे, कंपनी में जो करप्शन हो रहा है उसको हटा देंगे। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिन किया गया 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा तो पता चला कि इनका जो इतना सारा धन है यह करप्शन का ही देन है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मान लिया और अंत में वो सुसाइड कर लिए थे 1774 में। तो सभी कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो इस तरीके से पैसा कमाने में सक्सेस नहीं हो पाए, बहुत सारे मर गए थे किसमें, तो जो अर्ली डेथ हुआ था इंडिया में बीमारी के कारण और युद्ध के कारण उसमें भी। और सभी लोग करप्ट और डिजॉनेस्ट भी नहीं थे, उनमें बहुत सारे जो थे वो हम्बल बैकग्राउंड के थे, कुछ जो थे उनकी बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छी इच्छाएं थी, जिसके कारण भारत में उन्होंने बहुत चीज़ प्राप्त किया। और उन्होंने ब्रिटेन लेकर के चले गए, कंफर्टेबल लाइफ भी यहाँ पे जिया जो लोग अच्छे थे। और जो लोग यहाँ से पैसे कमाने की सोच रहे थे इंडिया से, वो यहाँ धनियों के जैसे रहें। और उन्हीं जो करप्टेड ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उन्हीं को नबूब्स कहा गया, जो कि इंडियन वर्ड नवाब का एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। इसका मतलब कि वो लोग सोशल क्लाइंबर्स थे और उनके ऊपर बहुत सारे नाटक और कार्टून भी बने जिनमें उनका मजाक उड़ाया जाता था नबूब का। अब कंपनी का रूल जो था वो किस तरीके से फैला, तो जब हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से इंडियन स्टेट में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1857 तक क्या क्या हुआ, तो बहुत सारे चेंजिंग कंपनी में भी आए।
वो क्या किए कि शुरू में मिलिट्री अटैक से यहाँ मतलब कब्जा नहीं करते थे, बहुत सारे जो अननोन टेरिटरी थे उन पे अटैक वो बहुत कम ही करते थे। और इसके अलावा वो करते क्या थे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड से, यानी फूट डालो और शासन करो का सिद्धांत अपनाते थे और उसके खिलाफ मतलब उसके मदद से इंडिया का जो किंगडम था वो अपने अंतर्गत कर लेते थे। तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, तो कंपनी ने क्या किया कि इंडियन स्टेट्स में अपने जो रेसिडेंट्स थे, मतलब वहाँ के आवासीय थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, उसको भेजना शुरू कर दिया कि हाँ आपके यहाँ रहेंगे। और ये पॉलिटिकल और कमर्शियल जो एजेंट थे उनको जॉब भी मिल गया कि वो राजा के दरबार में शासन मतलब कि नौकरी करेंगे। और इन रेसिडेंट से मदद से कंपनी को क्या होना शुरू हो गया कि वो उनके जो आंतरिक मामले थे उनमें भी इंटरफेयर करने शुरू कर दिए, जो भारत के राज्य थे उनके आंतरिक मामलों में भी। और वो लोग कोशिश करना शुरू कर दिए कि किसी तरीके से मतलब जो भी वहाँ का सक्सेसर बन रहा है, जो भी सिंहासन पे बैठने वाला है, उसका भी डिसीजन अब वो लोग लेने लगे कि किसको वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देना चाहिए, किसको सक्सेसर बनाना चाहिए। और कभी कभी कंपनी क्या करती थी कि बहुत सारे स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस देना शुरू कर दी। अब ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था कि इंडियन रूलर्स जो भी इंडिपेंडेंट हैं उनको मतलब इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स रखने का अलाउ नहीं है, कंपनी उनकी सुरक्षा करेगी, लेकिन इसके बदले में उन्हें सब्सिडरी फोर्स जो उनका था अंग्रेजों का, उसको क्या करना होगा, तो पेमेंट करना होगा और उसके बदले वो लोग उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि कोई इंडियन रूलर ये करने में फेल हो जाता है तो उनका जो राज्य है वो पेनाल्टी के तौर पे मतलब उसका कुछ भाग अंग्रेजों को देना पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल हुआ क्या, हाँ, तो रिचर्ड वेल्सी जो कि गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, तो जो नवाब थे अवध के, उन्हें अपने राज्य का आधा भाग देना पड़ गया था कंपनी को 1801 में, क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी फोर्स को पेमेंट नहीं दे पाए थे, फेल हो गए थे। और इसी तरीके से हुआ हैदराबाद के टेरिटरी में भी सेम केस वहाँ भी हुआ था। अब टीपू सुल्तान, जिनको कि टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, तो कंपनी ने क्या किया कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्वर्सेशन शुरू किया जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट में उनको मुश्किल होनी शुरू हो गई। तो ऐसा सबसे पहले हुआ था कहाँ, तो इंडियन स्टेट जो मैसूर है साउदर्न साइड में, वहाँ पे मैसूर जो था वो अब ताकतवर बनते जा रहा था। वहाँ के जो पावरफुल रूलर थे हैदर अली, उनके शासन में। तो हैदर अली कब से कब तक शासन किए थे, तो 1761 से 1782 तक। और उनका सन भी बहुत फेमस हुए टीपू सुल्तान, वो 1782 से 1799 तक वहाँ शासन किए। अब मैसूर का जो कंट्रोल करना था, मतलब वो चाह रहे थे कि मैसूर पे कंट्रोल करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनके व्यापार में प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहाँ का जो मलाबार कोस्ट है वहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और टीपू सुल्तान ने 1785 में उनका जो एक्सपोर्ट था चंदन की लकड़ियों का, उसके बाद इलायची का और काली मिर्च का, उसको रोक दिया था कि उनके किंगडम से कहीं भी नहीं जाएगा, मतलब बाहर। और लोकल मर्चेंट्स को भी बोल दिया था कि आप कंपनी से कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। और इसके कारण हुआ क्या कि वो अब किसके साथ रिलेशनशिप करना शुरू कर दिए थे टीपू सुल्तान, तो फ्रेंच के साथ। और वो अपने आर्मी को फ्रेंच की मदद से मॉडर्नाइज कर रहे थे। तो इसके कारण ब्रिटिश जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने देखा कि हैदर और टीपू सुल्तान का अगर एम्बिशन पूरा हो जाता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, और जिसके कारण उन्होंने उसको क्रश करना शुरू कर दिया। तो 4 बार लड़े गए मैसूर का, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 में सबसे लास्ट। और सबसे लास्ट जो युद्ध था श्रीरंगपट्टम का, उसमें कंपनी को अंत में जीत हासिल हुई। टीपू सुल्तान जो थे वो मार दिए गए श्रीरंगपट्टनम में, मतलब वो हार गए, जो उनका राजधानी था वहाँ पे। और मैसूर जो था वो अब वनडेयर्स जो पहले वहाँ के शासक थे उनके कब्जे में आ गया, और वहाँ भी सब्सिडरी अलायंस जो सेना वाला जो प्रथा था उसको इम्पोज्ड कर दिया गया। अब वार हुआ मराठाओं के साथ। तो लेट 18th सेंचुरी में कंपनी जो थी वो उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मराठा का जो शक्ति है जो बढ़ रहा है उसका अंत किया जाए। तो थर्ड जो युद्ध हुआ पानीपत का 1761 में, इसमें मराठा का जो ड्रीम था कि दिल्ली तक वो अपने शासन को बढ़ाएंगे वो समाप्त हो गया और वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया। उनके जो चीफ थे वो थे सरदार,
वहाँ से रिलेट करने वाले, मतलब उस डायनेस्टी से, और वो थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। और उनके जो चीफ थे वो एक साथ मिल करके एक अलायंस बनाए, मतलब वो एक अलग तो हो गए थे लेकिन एक संगठन बनाए हुए थे पेशवा के अंडर में, जो कि प्रिंसिपल वहाँ के मिनिस्टर थे, मेन मिनिस्टर थे। और उनका जो इफेक्टिव मिलिट्री था और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था वो कहाँ था, पुणे में। महाजी सिंधिया और नाना पादान सिंह जो थे वो दो फेमस मराठा सैनिक भी थे और बहुत बड़े मतलब आदमी भी थे, बहुत पैसे वाले थे लेट 18th सेंचुरी में। तो मराठा जो थे अब वो बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े, बहुत ज़्यादा। और पहली बार जो थी वो समाप्त हुई कब, 1782 में, जिसमें कि किसी को कोई क्लियर विक्ट्री नहीं मिला। सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में, जो कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगहों पर लड़ा था, जिसमें कि ब्रिटिश ने उड़ीसा और नॉर्थ यमुना रिवर के नॉर्थ साइड पे अपना कब्जा हासिल कर लिया, यानी आगरा और दिल्ली उनके कंट्रोल में आ गया। और फाइनली तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1870 से 1819 तक, जिसमें कि मराठा के पावर को पूरे तरीके से क्रश कर दिया। और पेशवा जो था वहाँ से हटा दिया गया और उनको बैठूर भेज दिया गया कानपुर के नज़दीक, और उनको पेंशन दिया जाने लगा कि आपको पेंशन दिया जाएगा, किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। और कंपनी जो थी उस पर अब पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया था, मतलब विंध्य के साउथ में पूरा कंट्रोल। अब कंपनी जो थी वो क्लेम टू पारामाउंटेंसी, यानी कि अब कंपनी जो थी वो परम सत्ता यानी सबसे सर्वोच्च हासिल करना चाहती थी पद। तो ऐसा क्लियर हो गया था शुरुआती 19th सेंचुरी में ही कि कंपनी जो है अब अग्रेसिव पॉलिसी अपनाएगी, किस तरीके से टेरिटोरियल एक्सपेंशन उसका हो, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पे उनका कब्जा हो। तो लॉर्ड हेस्टिंग के अंडर में, जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक, नए पॉलिसी उन्होंने अपनाया पारामाउंटेंसी यानी कि सर्वोच्चता का उन्होंने शुरुआत किया। और अब जो कंपनी थी वो क्लेम करने लगी कि उसका जो अथॉरिटी होगा वो सुप्रीम होगा, और इस कारण उनका पावर जो था वो इंडियन स्टेट्स में अब बढ़ना शुरू हो गया था। और अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बहुत सारे इंडियन किंगडम्स में ये जो पारामाउंटेंसी का जो प्रिंसिपल था उसको शुरू कर दिया। और इसके व्यू में हुआ क्या कि ब्रिटिश पॉलिसी अब वो गाइड करती, मतलब वो गाइड करना शुरू कर दी, सभी जो राजा थे, सभी जो क्षेत्र थे उनको गाइड करना शुरू कर दी। और इस प्रक्रिया में हुआ क्या कि ऐसा नहीं हुआ कि कोई चैलेंज नहीं किए, जैसे कि ब्रिटिश जब ट्राई की एक छोटे से स्टेट कित्तूर जो कि कर्नाटका में है, इस तरीके का जो सुप्रीमेंसी का जो पॉलिसी था उसको, तो वहाँ की रानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरुआत कर दिया। लेकिन 1824 में क्या हुआ कि उनको अरेस्ट कर लिया गया और कैद में ही, मतलब जेल में ही 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक रयन्ना नाम के पुअर चौकीदार थे, सिंगलोई एक जगह है कित्तूर में, वहीं के, उन्होंने विरोध जारी रखा और उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला लोगों के द्वारा, और उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप और बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स थे उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन वो पकड़े गए और उनको ब्रिटिश ने 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे कुछ अगले चैप्टर्स में कि किस तरीके से और विरोध हुए थे। और 1830 के लेट में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब वो चिंतित होने लगी थी रसिया के कारण, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रसिया जो है वो एशिया में फैलना शुरू कर दी है और जल्द ही वो नॉर्थ ईस्ट से इंडिया में भी प्रवेश कर जाएगी। तो इसी डर के कारण ब्रिटिश अब चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट पर भी अपना कंट्रोल किया जाए। इस कारण उन्होंने बहुत सारा लड़ाई लड़ा अफगानिस्तान के साथ 1838 में, 1842 में, और इनडायरेक्ट कंपनी का रूल वहाँ स्थापित हो गया। सिंध जो था वो 1843 में ले लिया गया और अगले लाइन में पंजाब की बारी थी। लेकिन यहाँ महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने कंपनी को आने नहीं दिया। जब उनकी मृत्यु हो गई 1839 में, तो 2 युद्ध लड़े गए सिख किंगडम के खिलाफ, जो कि लड़े थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और अंत में 1849 में पंजाब को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अब जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये है क्या, इसको जानिए। तो पहला जो वेव था वो अकर्ड हुआ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल बने थे 1848 से 1856 में। उन्होंने एक पॉलिसी लाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी इंडियन रूलर अगर मर जाता है और उसके किंगडम में कोई भी पुरुष, उनका मतलब अगर बेटा या उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो वो जो जगह होगा, वो राज्य, वो कंपनी के अंतर्गत चल जाएगा। यानी कि उनका अगर उत्तराधिकारी कोई पुरुष नहीं रहेगा तो उनके अंतर्गत चला जाएगा।
तो एक किंगडम के बाद दूसरा किंगडम, इसी तरीके से डॉक्ट्राइन के हिसाब से अंग्रेज उस पर काबिज हो गए थे, मतलब वो लेना शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले सतारा लिए 1848 में, उसके बाद संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और देन झांसी 1854 में। तो फाइनली हुआ क्या कि 1856 में कंपनी ने अवध को अपने अंदर, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था। और पहली बार कंपनी ने ऐसा आर्गूमेंट ऐड किया, मतलब लोगों को बताया कि ये उनका कर्तव्य था कि अवध उनके कब्जे में आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी, वहाँ के जो नवाब थे, वो अच्छा से शासन नहीं कर रहे थे। इस कारण से उसने ऐसा किया। लेकिन वहाँ के लोग नवाब को अच्छे मानते थे और उस नवाब के साथ जुड़ करके सब ने 1857 में एक रिवॉल्ट शुरू किया, जो कि 1857 का रिवॉल्ट था। तो इस तरीके से जो भी येलो पार्ट दिख रहा है वो ब्रिटिश के अंडर था शुरुआत में, मतलब 1797 में। उसके बाद 1840 में इतना ज़्यादा एरिया ले लिया और जैसे 1857 आया तो इतना सारा जो भी येलो एरिया था वो सब अंग्रेज़ों के शासन में आ गया था। अब नए एडमिनिस्ट्रेशन बनाना शुरू हो गए। तो वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल बने थे 1773 से 1785 तक, उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए और सिग्निफिकेंट रोल अपनाया कंपनी के पावर को फैलाने में। और इस टाइम में कंपनी जो थी वो पावर में केवल कहाँ थी, केवल बंगाल में ही नहीं थी बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी। ब्रिटिश टेरिटरी जो था वो डिवाइडेड हो गया था बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, जिसको कि प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और 3 प्रेसिडेंसी जो उस समय की थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और हर एक पे रूल होता था गवर्नर का, और जो सुप्रीम हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का वो होता था गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए, जो कि बहुत सारे न्याय में भी सुधार किए। और सबसे पहले 1772 में नया सिस्टम, जो कानून का नया सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश किया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट बनने शुरू हो गए, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको कि फौजदारी अदालत, और एक सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहा जाता था। मौलवी और हिंदू पंडित जो थे वो भारतीय कानून बताते थे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, और उसके बाद वो उसको सिविल कोर्ट में पालन करवाते थे। और क्रिमिनल कोर्ट्स में काजी और मुफ्ती होते थे, और वो किनके सुपरविजन में चलते थे, तो कलेक्टर्स के। कलेक्टर क्या करते थे कि सुपरवाइज उनको करते थे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ब्राह्मण पंडित जो थे वो अलग अलग लोकल लॉ देते थे, अलग अलग स्कूल, मतलब धर्मशास्त्र से। तो इनको इनफॉर्मली करने के लिए 1775 में 11 पंडित्स को बुलाया गया और उनके जो भी हिंदू लॉज थे उसको डाइजेस्ट करके मतलब सिंपल बना दिया गया। एनबी हेल्डेड ने क्या ट्रांसलेट किया इनको, जो भी जो लॉज थे उनको इंग्लिश में, और 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉ पारित किया गया, जिसके कारण अब यूरोपियन जज को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। और इन रेगुलेटिंग एक्ट के कारण 1773 में नया सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, और जो कोर्ट अपील था जिसको सदर निजामत अदालत, वो भी बनाया गया। कहाँ, तो कलकत्ता में। अब प्रिंसिपल फिगर जो थे इंडियन डिस्ट्रिक्ट के वो कलेक्टर हो गए, और जैसा कि इनका नाम है कलेक्टर, ये करते क्या थे कि कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और वहाँ कानून व्यवस्था बनाते थे, और वहाँ जजों की मदद करते थे, पुलिस ऑफिसर और दरोगा की मदद करते थे। उनका ऑफिस जो था उसका कलेक्ट्रेट नाम था, और वो नया सेंटर बन गया था पावर का, मतलब वहीं वो एक तरीके से पावर माना जाता था, ऑथोरिटी माना जाता था। अब कंपनी का आर्मी, तो कॉलोनियल रूल जो थी इंडिया में वो कुछ नया आइडिया लाई, एडमिनिस्ट्रेशन लाई और कुछ सुधार भी किए, लेकिन पावर जो था अभी भी मिलिट्री के हाथों में ही था। मुगल आर्मी जो थी वो मेनली किस किस चीज़ से चलती थी, तो सवार यानी घोड़े, ट्रेंड सोल्जर्स रहते थे, वो घोड़े के पीठ पर बैठते थे, और इन्फेंट्री यानी कि पैदल सोल्जर्स होते थे। इनको ट्रेनिंग दिया जाता था किसका, तो तीरंदाजी का और तलवारबाजी का। तो क्लेवरी जो थे वो आर्मी में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड होते थे, मुगल आर्मी में घुड़सवार। और मुगल स्टेट ऐसा कभी भी फील नहीं किया था कि अब इनको प्रोफेशनली ट्रेंड करना है इन्फेंट्री को, यानी कि जो पैदल चलते हैं। और रूरल एरियाज में हुआ क्या कि बहुत सारे जो किसान थे वो भी आम, उनके पास भी हथियार होते थे, लोकल ज़मींदार थे उनके पास भी होते थे, और मुगल जो थे उनको ये पैदल यात्री जो थे वो पैदल जो सोल्जर्स थे वो प्रोवाइड कराते थे लोकल ज़मींदार। तो एक चेंज हुआ 18वीं शताब्दी में, जब मुगल जो शासक थे, जैसे कि अवध के शासक, बनारस के शासक, उन्होंने किया कि जो किसान थे उनको बोला कि आप आर्मी में आकर के शामिल हुए, ट्रेनिंग लीजिए और प्रोफेशनल सोल्जर्स बन जाइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी सेम मेथड अपनाया, और उन्होंने भी लोकल लोगों को आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया, और उस आर्मी को सिपाही आर्मी कहा जाता था। सिपाही
सिपाही आर्मी, जिसका मतलब होता है सोल्जर। तो एक वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया था 1820 आते आते, और क्लेवरी यानी घुड़सवार का जो रिक्वायरमेंट्स था कंपनी आर्मी में वो अब धीरे धीरे गिरते जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने जब बर्मा का युद्ध लड़ा, अफगानिस्तान और इजिप्ट के सोल्जर्स को देखा कि वो लोग आम मतलब ऐसे ऐसे हथियार लिए हुए थे, मस्केट्स जो कि बहुत भारी गन होता था, उसके बाद मैच लॉक्स जिसमें माचिस जला करके बंदूक को छोड़ा जाता था ऐसा। और सोल्जर्स जो थे अब कंपनी आर्मी के, वो क्या करते थे कि वो अपना पेस अब चेंज करना शुरू कर दिया मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और जब अब इन्फेंट्री यानी कि पैदल जो आर्मी थे उनको अब इम्पॉर्टेंट माना जाने लगा। और अर्ली 19th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर उसमें बिगेन शुरू कर दिया। सोल्जर जो थे अब वो इंक्रीज होना शुरू हो गए, मतलब अब यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग उनको मिलने लगा, ड्रिल होना शुरू हो गया, मतलब ड्रिल ट्रेनिंग मिलता था, डिसिप्लिन में रहने लगे, उनका जो लाइफ था अब पहले जैसा नहीं रहा। तो इसके कारण कुछ प्रॉब्लम भी शुरू हो गए, क्योंकि उनके जो कास्ट थे वो अलग अलग थे, वो अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग कम्युनिटी फीलिंग के थे, जिसके कारण अब प्रोफेशनल सोल्जर्स को कुछ प्रेशर होना शुरू हो गया। अब क्या था कि क्या जो इंडिविजुअल है वो अपने कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को छोड़ दे, मतलब वो लोग, और क्या वो खुद को सोल्जर्स की तरह देखे या फिर जो कम्युनिटीज़ के जो मेंबर हैं उनके तरह ना देखे। तो इस कारण अब सिपाही क्या क्या फील करना शुरू हो गए थे, जिसका कि बहुत सारा रिएक्शन हुआ। वो अपने जीवन और अपने पहचान को खोते जा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था, और इसी के कारण 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ, जो कि सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। अब कंक्लूजन क्या निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेडिंग कंपनी थी, और ट्रेडिंग कंपनी से वो चेंज होकर के टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में तब्दील हो गई। और उसका जो अराइवल था उससे हुआ क्या इंडिया को फ़ायदा कि नया स्टीम टेक्नोलॉजी यानी भाप का जो तकनीक था वो शुरुआती 19th सेंचुरी में यहाँ पे आया। और तब से अब हुआ क्या कि अगर कहीं भी जाना है इंडियन सी के थ्रू विश्व में कहीं भी, तो 6 से 8 महीने में वहाँ ट्रेवल किया जा सकता है। अब स्टीम शिप्स के कारण जो जर्नी टाइम था ब्रिटिशर्स का और उनके फैमिलीज का जो दूर से आते थे इंडिया में, अब वो घट करके 3 सप्ताह का हो गया। और 1857 तक आते आते कंपनी जो थी अब वो डायरेक्ट रूल करने लगी थी 63% हिस्सों पर भारत के और 78% पॉपुलेशन पे। और कंबाइंड मतलब इनडायरेक्ट इन प्रभाव से अगर देखा जाए तो बाकी जो रिमेनिंग टेरिटरी थी और जो पॉपुलेशन थी कंट्री का, उस पर भी इनका शासन हो गया था, यानी कि पूरे इंडिया पे ये कंट्रोल कर लिए थे। तो बाकी इस और भी जो चीज़ है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।